यस फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम इस एएस को पढ़ रहे हैं। इस एएस का नंबर है AS2 और नाम है इसका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन। मैं सबसे पहले इसमें आपको यही बताते हैं कि इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है। इन्वेंट्रीज का मतलब है इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, in the process of production for such sale, or in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services। ये इन्वेंट्री की डेफिनेशन है। सो इन्वेंट्री का जो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करूं तो दिस कंसिस्ट योर रॉ मटेरियल, योर वर्क इन प्रोग्रेस, एंड योर फिनिश गुड्स। तो अब आप समझिए कि ये एएस इन आइटम्स की वैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव क्या है? अ प्राइमरी इशू इन द अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री इज determination of value at which inventories are carried in the financial statement until the related revenues are recognized। हमारी 31 मार्च या क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी क्या वैल्यूएशन होगी, इस बात पर डिपेंड करता है। दिस स्टैंडर्ड डेल्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सच वैल्यू इंक्लूडिंग द ascertainment of cost of inventory and any write down thereof to the net realizable value। चलिए यहाँ पे ध्यान से दें। दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री अदर देन पे अंडरलाइन करें। अदर देन का मतलब है कि इनको छोड़ के ये जो नीचे दिए हैं 4 पार्ट, तो ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सेप्शन ऑफ AS2। तो दीज आर एक्सेप्शंस। नंबर 1, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का हमारा सेपरेट AS है, AS7, तो वो उससे कवर्ड होता है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस इंडस्ट्रीज़ की जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो नहीं आएगा इसमें। शेयर डिवेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। AS13 हमारा इन्वेस्टमेंट का है, इसलिए उसमें नहीं आएगा। एंड प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड मिनरल ऑयल्स, ओर्स, गैसेस टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस इन दोज इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, इन्होंने 4 एक्सेप्शन बताए। एक तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का बताया, एक सर्विस प्रोवाइडर का बताया, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, और चौथा लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट का बताया। ये 4 एक्सेप्शन हैं जिसमें AS2 अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। पैरा 3 ये डेफिनेशंस का है। पैरा 3.2 में क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale। ये हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। सो पैरा 3.2 क्या कहता है? पैरा 3.2 आपको डिफाइन कर रहा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। पैरा 3.2 net realizable value is the estimated selling price
लेस estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sale। ये आपके सेलिंग एक्सपेंसेस या कमीशन आ जाएंगे इसमें। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ते हैं। पैरा 5 क्या कहता है? पैरा 5 कहता है इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड और रियलाइजेबल वैल्यू। तो पैरा 5, इन्वेंट्री should be valued at lower of cost and net realizable value। तो आप लोग हमेशा पढ़ते रहे हैं कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे करनी चाहिए। बट क्यों करनी चाहिए? नाउ यू नो दैट इट इज फ्रॉम द पैरा 5 रूल्स। पैरा 6 क्या कहता है? पैरा 6 देखिए, पैरा 6 कहता है द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। पैरा 6, पैरा 6 कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड comprise number 1 all cost of purchase, number 2 cost of conversion and number 3 other cost incurred। किस चीज के लिए? इन bringing the inventories to their present location and condition। कंडीशन का मतलब जो आज की कंडीशन है, पैक्ड है या फर्निश्ड है, उस कंडीशन तक लाने के लिए सारी कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट का पार्ट आ गया। पैरा 6-7 में इन्होंने उसके बारे में बताया, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द इंटरप्राइजेज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटी, फ्रेट इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूजन, ट्रेड डिस्काउंट, rebate, duty drawback and other similar items are deducted in the determining the cost of purchase। आप लोगों को याद होगा जो कैरेज इनवर्ड वगैरह है हम लोग उसे परचेज में ऐड करते थे, वो ये पैरा 7 से कवर होता है। पैरा 8 कवर करता है हमारा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन सच एज डायरेक्ट लेबर। दे ऑल्सो इंक्लूड सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड and are incurred in converting material into finished goods। ओके, तो बेसिकली आपके ओवरहेड्स का एक एलोकेशन भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आता है। अब एक्सक्लूजन आ गया कि इसमें से पैरा 13 है हमारा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या नहीं आएगा। पैरा 13 क्या कहता है? एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। क्या चीज़ है जो कॉस्ट में नहीं आएगी? ये ध्यान से पढ़ें। देखिए, इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन अकॉर्डेंस विद पैराग्राफ 6 it is appropriate to exclude certain costs and recognize them as expenses in the period in which they are incurred।
Example of such cost are abnormal amount of wasted material, labor or other production cost. Abnormal loss आपकी नहीं आएगी. Storage cost unless these costs are necessary in the production process prior to further production stage. Administrative overheads that do not contribute to bringing the inventory to their present location. And selling and distribution cost, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, मतलब प्रोडक्शन तक का पार्ट आपका कंसीडर किया जाएगा. ठीक है जी. फिर आ गया कॉस्ट फार्मूला. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ आइटम दैट आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल एंड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सेग्रीगेटेड ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी असाइंड बाय ए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉस्ट. पैरा 16 देखें. पैरा 16 कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अदर देन dealt with पैराग्राफ 14 शुड बी साइंड बाय दी यूजिंग दी फीफो वेटेड एवरेज फार्मूला. तो अब आपकी जो पैरा 16 है वो क्या कहती हैं कि या तो आप फीफो मेथड लो और या फिर आप वेटेड एवरेज मेथड लीजिए. बेसिकली लीफो मेथड AS2 गवर्न नहीं करता है, हम उसको पढ़ते जरूर हैं बट AS2 सिर्फ 2 मेथड कहता है. ठीक है. फिर यहाँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में बताया इन्होंने. अब हमें एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, पैरा 24. ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे. पैरा 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, ध्यान से पढ़िए. क्या है पैरा? पैरा 24. Material and other supply held for use in the production of inventories are not written down below cost if the finished goods in which they will be incorporated are expected to be sold at or above cost. क्या कहना चाह रहे हैं इसको? रॉ मटेरियल इसको जो हम फिनिश गुड्स बनाएंगे एंड ये फिनिश गुड्स सोल्ड हो रहा है अबव कॉस्ट, तो इसको हम नहीं रिड्यूस करेंगे, विल नॉट बी रिटन डाउन. रॉ मटेरियल विल नॉट बी रिटन डाउन. ठीक है. ओके. अब दूसरा पढ़ें. However, where there has been a decline in the prices of material and it is estimated that the cost of finished goods will exceed net realizable value, मतलब जो आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है. द मटेरियल आर रिटन डाउन टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इन सच सर्कमस्टांसेस द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल मे बी द बेस्ट एस्टिमेट टू देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और उससे जो फिनिश गुड्स बन रहा है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, तो हम फिनिश गुड्स को वैल्यूड करेंगे किस पे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे. यस. लेकिन अब यहाँ इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो गई हैं इन प्रेजेंट, अभी डिक्रीज हो गई हैं. सो मटेरियल शुड बी रिटन डाउन
to net realizable value using replacement cost। अभी कम समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास फ्रेंड्स, सपोज करो आपके पास 100 टन ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। उस 100 टन की रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो गई है, लेकिन जो आप फिनिश गुड्स बना रहे हैं उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से ज़्यादा है। मतलब इसमें कॉस्ट जो है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कम है। अगर ऐसी सिनेरियो है तो फिर आपको रॉ मटेरियल की प्राइस को कम नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा है कि फिनिश गुड्स की जो प्राइस कॉस्ट है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा है, तो आपको रॉ मटेरियल की प्राइस को नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से कम करना है। और इसको कम करने के लिए आप जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो सबसे बेस्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसका बार बार इसमें यूज़ आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। पैरा 26 एंड 27 है, ये डिस्क्लोजर्स के हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted in measuring the inventory, including the cost formula used and the total carrying amount of inventory and its classification appropriate to the enterprise। तो आप फीफो मेथड ले रहे हैं कि वेटेड एवरेज ले रहे हैं और किस फॉर्मूले से ले रहे हैं और इनकी कैरिंग अमाउंट क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एक पूछा था। इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट and recognize them as an expenses in the period in which they are incurred, provided examples of such cost। फ्रेंड्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले पैरा 13 में पढ़ा था, एबनॉर्मल लॉस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है जी, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब चीज़ें हटाई जाती हैं। ये देखिए इसका आंसर ये है, एज पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री सर्टेन कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द, एज पर पैरा 13 कर दें। अगर आपको पैरा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो टेंशन नहीं लेना है। एज पर पैरा 13 ऑफ AS2 ये कॉस्ट आपकी कंसीडर नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। पढ़िए क्या लिखा है इसमें। कॉस्ट ऑफ अ पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स ऑफ अ फॉर द ईयर एट द ईयर एंड 2009-10 इज ₹800। अभी पूरी तरह फिनिश नहीं हुआ है। द यूनिट कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹100। ओके, एंड द फिनिश गुड्स can be sold at ₹240 subject to payment of 4% brokerage on selling price। ठीक है जी, सो हमें क्या निकालना है, हमें इसकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालनी है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या निकालनी है। हमें निकालनी है इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आप ये बताइए सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस इसकी 250 है। ठीक है, ब्रोकरेज कितनी देनी है हमें, ब्रोक्स देनी है 4% से, यानी कि ₹10। तो बचा अब 240। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी है, ये अभी 100 है। So this is the net realizable value of partly
फिनिश गुड्स। कॉस्ट कितनी है इसकी? 800। ठीक है, सो वैल्यूड कितने पे होगी? समझ गए? आपने 800 रुपये की इनकट कर दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज की डेट में उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 140 है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ इन्होंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ परचेज के बारे में बता रखा है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। एन एंटरप्राइजेज ऑर्डर 13,000 kg ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, एट ₹90। अच्छा, ये इन्होंने इसी का एग्जाम्पल दे रखा है, जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। ओके, चलिए ध्यान से देखते हैं। एन एंटरप्राइजेज ऑर्डर 13,000 kg ऑफ सर्टेन मटेरियल एट ₹90 पर यूनिट। द परचेज प्राइस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹5 पर kg। in respect of which full Senvet credit is admissible। फ्रेट इनकर्ड है कितना? 80,600। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 4%। द एंटरप्राइजेज एक्चुअली रिसीव 12,400 kg एंड कंज्यूम्ड 10,000 kg। तो बेसिकली हमारे पास 2,400 kg आपका एक्चुअल स्टॉक बचा हुआ है। सो फ्रेंड्स, अब हमें इसकी वर्किंग करनी है। ठीक है जी, देखिए हमें करना है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। चलिए, परचेज प्राइस क्या है? 13,000 इंटू 90, ये अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगा। 13,000 kg आया है 11,70,000 का। ठीक है जी, इसमें से हमें जो एडमिसिबल सेनवेट है वो माइनस कर देंगे 5 रुपीज़ से, 65,000। तो 13,000 kg की जो कॉस्ट थी वो 11,05,000 है। ठीक है, अब इसमें हम फ्रेट ऐड कर देंगे 80,600। तो 13,000 की कॉस्ट अब हमारी 11,85,600 हो जाएगी। ठीक है जी, जो नॉर्मल लॉस है वो है 4% के हिसाब से, यानी कि 520 kg नॉर्मली लॉस हो जाता है। तो इसकी हम कोई वैल्यू नहीं माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि आपको 12,480 kg ही मिलेगा, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है,
ओके, इसमें एक्चुअली रिसीव कितना हुआ है? एक्चुअली रिसीव हुआ है 12,400 kg। ठीक है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गई आपकी कितनी? 80 kg की। कंज्यूम कितना कर लिया आपने? 10,000 kg आपने कंज्यूम कर लिया। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है हाउ मच? 2,400 kg। ठीक है जी, ये आपकी है। अब आपने इसको एलोकेट करना है। अगर आप इसी स्टेज पर देखें तो आपकी जो रेट निकल रहा है वो देखें कितना है। सो नॉर्मल कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल ये आता है 1185,600 12,480, दैट इज 95 रुपीज़ पर केजी। अब इसी में 95 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी सारी वैल्यूएशन निकल आएगी। ठीक है, चलिए इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो प्रॉपर तरीके से कैसे आएगा उसको समझते हैं। एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है आपका 10,000 kg। पर केजी कॉस्ट 95 रुपीज़ है। तो अमाउंट आपकी आई 9,50,000। ठीक है ना। फिर आपका जो इन्वेंट्री है क्लोजिंग में वो 2,400 kg है। 95 रुपीज़ से 2,28,000 की आती है। और जो एबनॉर्मल लॉस है वो 80 kg का है। 95 रुपीज़ से 7,600 रुपीज़ आता है। तो जो टोटल आपकी 11,85,600 की कॉस्ट है वो आप ऐसे ऐसे एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया है। थैंक यू वेरी मच। ये इसका सॉल्यूशन है, ज़रा आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है इन्होंने। A trader purchased certain article for rupees 85,000. He sold some of the article for rupees 1 lakh. Sum का पता नहीं है कितना। Sum of the article for rupees 1,05,000. The average percentage of gross margin is 25% of the cost. Opening stock inventory is 15,000. तो हमें निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। फ्रेंड्स करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आप देखेंगे कि जो परचेज है वो परचेज की है उसने 85,000 पे। क्लियर है ना। ओके, और सेल किया है एट रुपीज़ 1,05,000। कंसिस्ट profit at the rate of 25% on cost। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? इंक्लूडेड इन सेल
1,05,000 इंटू 25/125 21,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा, सेल में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो 84,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। अब आपको निकालना है कि इसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री क्या है। नाउ वी नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, दैट इज यहाँ में दे रखा है 84,000 इज इक्वल टू 15 प्लस 85 माइनस क्लोजिंग, और क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी है। इसका दूसरा तरीका भी है कि आप जो आपकी परचेज और सेल है उससे करें, बट ये ज़्यादा बेटर है, हम इसी को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या लिखा है पढ़िए। द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट A, B and C which are neither similar nor interchangeable. At the time of closing of its account for the year 2014-15, the historical cost and net realizable value of the items are determined as follows. What will be the value of the stocks? अभी बच्चों जैसे क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो क्या है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज लेसर देन लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, तो उसी हिसाब से कर देंगे। चलिए करते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम आइटम, यहाँ पर लिखेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ लिखेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, ये A, B, C है। $28, $32, $24, इसका टोटल है 88, इसका टोटल है 84। ये सारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये 76 आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आई। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इतने सिंपल फ्रेंड्स 4 नंबर में पूछ लेते हैं और आप उस टाइम पर गलती भी कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़िए जरा क्या लिखा है। द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ द कंपनी अमाउंट्स टू ₹2,84,700. द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड एज कॉस्ट इन द टोटल। ओके, पढ़िए क्या लिखा है। 400 coats which had cost ₹80 each and normally sold for ₹150. Owing to defect in the manufacturing, they were all sold after the balance sheet date at 50% of their normal price. Selling expenses amounts to ₹5% of the proceeds. Okay. Number 2, 800 skirts.
800 skirts which had cost rupees 20. These were two found to be defective. Remedial work in April cost rupees 5 per skirt and selling expenses for the batch total. They were sold for rupees 28 each. What should be the value of inventory according to AS2 after considering the above items? So friends, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज़रा ध्यान से समझें। पहले हम दोनों की वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है जी, ये वर्किंग नोट बनाते हैं। नंबर 1, ये हमारे हैं कोट। कॉस्ट कितनी है? 400 इंटू 80, दैट इज 32,000। NRV कितनी है? सेल्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेल्स कितनी है? 50% पे बेचे हैं। सो 400 इंटू 75 माइनस 5%, दैट इज 30,000 माइनस 1500, 28,500। ठीक है। दूसरा स्कर्ट्स हैं। स्कर्ट्स के बारे में क्या लिखा है? 800 स्कर्ट्स हैं जिनकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है। 800 इंटू 20, ये 16,000 रुपये आते हैं। अब आपने बेचे कितने में? 28 रुपीज़ में है। सो 800 इंटू 28 माइनस 800 इंटू 5 माइनस 800, तो ये आते हैं आपके 22,400 माइनस 4,000 माइनस 800, ये हमारे आएंगे 18,400, 17,600। इसमें चेंज कितना आ रहा है? इसमें 3,500 कम करनी पड़ेगी वैल्यूएशन। इसमें कोई वैल्यूएशन कम नहीं करनी है। यस, ठीक है जी। तो अब आप लिखेंगे आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट, ये कितनी है? 2,84,700। इसमें से करेंगे लेस डिक्लाइन इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ कोट। वर्किंग नोट बन लीजिए 3,500। ये आ जाएगी आपकी 2,81,200। ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ये आ गई है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन दिया था एग्ज़ाम में, ऐसे ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को रीड नहीं किया तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये इसका सॉल्यूशन है। इन्होंने इसमें लिख दिया देयर इज़ नो एडजस्टमेंट बिकॉज अबव कॉस्ट, बट मैंने उसको आपको वर्किंग करके भी दिखा दी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक
कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, रॉ मटेरियल हमारा है 500 यूनिट है। ओके, कॉस्ट प्राइस है 200, एक्साइज ड्यूटी जिसमें सैंडविच मिल जाएगा 20, फ्रेट इनवर्ड है 20, अनलोडिंग चार्जेस 10, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 150। फ्रेंड ये आपका जो पैरा 24 पढ़ाया था ये उसका इसमें यूजेस मिलेगा। ठीक है जी, चल ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई मस्ट से इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए, फिनिश गुड्स में क्लोजिंग बैलेंस आपका है 1200, मटेरियल कंज्यूम 220 का। ओके, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड इज दिस एंड नॉर्मल कैपेसिटी इज दिस, एलोकेशन आ जाएगा। कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एनआरवी ऑफ द फिनिश गुड्स इज दिस, एनआरवी ऑफ द फिनिश गुड्स इज दिस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पैरा 24 फिर से दोबारा से याद करा देता हूँ। ये पैरा 24 का ही यूज़ है। चलिए, ये हमारा पैरा 24 था, फिर से पढ़ते हैं। मटेरियल एंड अदर सप्लाई हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और इन्वेंट्री आर नॉट रिटन डाउन below cost if the finished goods in which they will incorporated are expected to be sold at above cost. However, when there has been a decline in the prices of material and it is estimated that the net realizable value of the cost of the finished goods will exceed the net realizable value, then the material are written down to the net realizable value. चलिए फ्रेंड्स, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 200 रुपये है। इसमें से माइनस कर दें सैनवेट जो मिलेगा 10 रुपये का, तो मेरी 190 रुपीज़ की कॉस्ट आ गई। अब इसमें ऐड करें फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड ये है 20 रुपये, और इसमें अनलोडिंग चार्जेस ऐड कर दें। नाउ इट इज़ 220। ये हमारी कॉस्ट आ गई है रॉ मटेरियल की। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो आज 150 रुपीज़ की है। इसका मतलब है कि मटेरियल की प्राइस में डिक्लाइन हो गया है। चलिए, अब फिनिश गुड्स की बात करें। फिनिश गुड्स में इन्होंने ये रॉ मटेरियल यूज़ किया है 220 रुपये का। ठीक है जी, इसके बाद इसमें डायरेक्ट लेबर 60 रुपीज़ के और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40 रुपीज़ के, प्लस एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिए थे 2 लाख के हैं 20,000 की कैपेसिटी पे, तो 1 यूनिट पे 10 रुपये आते हैं। ये हमारी 330 की कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आई है। अब 2 केस इन्होंने दिए हैं। पहला केस जब नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपकी ज़्यादा है, और दूसरा केस जब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है। So case 1, when NRV of finished goods is 400। ठीक है, तो जब ऐसी सिनेरियो है तो किसी भी कॉस्ट को कम नहीं करना है, तो रॉ मटेरियल इसकी जो वैल्यू है वो रहेगी 220 और 330 रुपये रहेगी। ठीक है जी, और केस 2, व्हेन
NRV ऑफ फिनिश गुड्स इज 300 और इसकी कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने 330। यहाँ पे भी लिख दें कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज 330। तो पहले केस में NRV ज़्यादा है, दूसरे केस में NRV कम है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या बताया कि रॉ मटेरियल की प्राइस को भी रिटन डाउन करना है। इसकी तो NRV पे हो जाएगी और रॉ मटेरियल कितना होगा, दिस इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब दोबारा से पैराग्राफ 24 पढ़े। हाँ, यहां से पढ़िए। When there has been a decline in the price of material and it is estimated that the cost of the finished goods will exceed the net realizable value, तो देखिए फिनिश गुड्स की कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा एक्सीड हो गई है। कॉस्ट है NRV 300, कॉस्ट है 330। देन मटेरियल आर रिटन डाउन टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इन सच सर्कमस्टांसेस replacement cost of the material may be the best estimate available reserve measures to their net realizable value। ओके, now क्वांटिटी आप देख लें क्वेश्चन के हिसाब से क्या थी क्वांटिटी हमारी 500 है और इसकी 1200 है। तो यहाँ पर 500 और ये 1200, 500 1200, ठीक है। तो ये 1,10,000 और 3,96,000, 5,06,000 की इन्वेंट्री हुई। यहाँ पे 75,000, 3,60,000, 4,35,000, ठीक है। ये आपकी फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई। चलिए, आई होप पूरा क्लियर है क्वेश्चन आपको। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। ग्रेट, ये इसका आंसर है जो हमने अभी आपको करके दिखाया है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैरा 24 का ही क्वेश्चन है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। पढ़िए क्या लिखा है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ऑफ अ कंपनी इंक्लूड सर्टेन मटेरियल purchased at ₹100. The price of the material is on decline and replacement cost of the material at the year end is 75 per kg. It is possible to convert the material into finished product at a conversion cost of ₹125. Okay. Decide whether to make the product or not to make the product if selling price is this and if selling price is this. Also find out the value of inventory in each case. ओके, ग्रेट। चलिए, तो दो केस है हमारे पास और दोनों केस में हम देखेंगे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। सो ये केस 1 और ये केस 2। केस 1 में सेलिंग प्राइस हमारी 175 है, केस 2 में सेलिंग प्राइस हमारी 225 है, ठीक है जी। ओके, अब देखिए हमारी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 125 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास 50 रुपये हैं जो हमारी बच रहे हैं
खर्चा करने के बाद जो मटेरियल पे एलोकेट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे बच रहे हैं 100 रुपये। करंट प्राइस ऑफ मटेरियल कितनी है? 75 रुपीज। दैट इट मीन्स we will lose 25 रुपीज पर केजी। इसको दूसरे तरीके से एग्जांपल देते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है? 175 लेस कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। कॉस्ट में हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 75, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी? 125, 200 रुपये। इसका मतलब है मुझे 25 पर केजी की लॉस हो रही है। यहाँ पर भी ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारी 225 है, लेस कॉस्ट हमारी आएगी 200, तो यहाँ पे 25 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो केस 1 का आंसर है नॉट टू मैन्युफैक्चर और केस 2 का आंसर है बेटर टू मैन्युफैक्चर। चलिए, अब हमारा दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा था क्या कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कितनी कितनी होगी। तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन यहाँ से हमारा आ जाएगा केस 1, केस 2। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट हमारी है 100 रुपये। ओके ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं हम, ये 75 रुपीज़ है। ओके, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 125, 125। ठीक है जी। और NRV ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है? 175, 225। ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कितनी आएगी? वो भी 225 आएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। सो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितनी होगी? अगर NRV कम होती तो हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे लेते। ठीक है जी, तो हम 100 रुपये पे वैल्यू करेंगे। यहाँ तो हम मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे, और इसमें करेंगे हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू। ठीक है जी, चलिए। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ये इनका सॉल्यूशन है, पैरा 25 को रिप्रोड्यूस किया है, उसके बाद इन्होंने सॉल्यूशन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए जरा क्या लिखा है। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट ₹40 lakhs in October. Okay,
Till March, 75% stock were sold. The company wants to disclose closing stock at rupees 10. The expected sale value is 11 lakh and a commission of 10% on sale is payable. Advise what is the correct closing stock to be disclosed. फ्रेंड्स, हम जानते हैं ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए, सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी है? 40 लाख का 25% 10 लाख। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? सेलिंग प्राइस है 11 लाख, लेस कमीशन देना है हमें इस पर 10% से 1.1 लाख, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आई 9.9 लाख। ओके, सो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होगी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दैट इज 9.9 लाख। ठीक है, ये पैरा 5 पढ़ाया था, उसमें है ये 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। द कंपनी एक्स लिमिटेड हैज टू पे फॉर डिले इन कॉटन क्लियरिंग चार्जेस। ओके, द कंपनी अप टू 31 मार्च 2014 हैज इंक्लूडेड सच चार्जेस इन द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक। This being in the nature of interest, X Limited decided to exclude such charges from closing stock for the year 2014-15. This would result in decreasing the profit by ₹5 lakh. Comment. Okay. फ्रेंड्स, ये इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के लिए क्या हमने आपको बताया था कि कॉस्ट क्या मानी जाएगी? कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ाया था आपको। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो पढ़िए, पैराग्राफ 12 में लिखा है, इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट आर यूजुअली कंसीडर्ड एज नॉट रिलेटिंग टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन and are therefore usually not included in the cost of inventories। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने यही बोला था कि भाई ये है, तो ये आपका गलत है जो पहले से करते आ रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। एज पर पैरा 12 ऑफ AS2, इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट आर नॉट रिलेटिंग टू दिस इन दी कॉस्ट। हाउएवर, आगे पढ़े, एक्स लिमिटेड वाज इन practice to charge the cost for delay in closing stock. As X Limited decided to change the valuation procedure of closing stock, this treatment will consider to be a change in accounting policy and such facts should be disclosed as per AS1. Therefore, any change in the amount mentioned in the financial statement which will affect the financial position of the company should be properly disclosed as per AS1 and AS5. Also, a note should be given in the annual account that had the company followed earlier system of valuation, the profit would have been higher by ₹5 lakh. So friends, ये AS1 का पार्ट है, ना कि AS2 का। क्लियर है ना? और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या वैल्यूएशन में चेंज किया है, तो अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का चेंज है।
और आपको इसका नोट देना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5% ऑफ द इनपुट। 5000 MT of inputs were put in the process, resulting in wastage of 300 MT. Cost per MT of input is 1000. The entire quality of waste is on stock at the year end. Okay. State with reference to accounting standard how will you value the inventory in this case. फ्रेंड्स, इसमें से 5% का मतलब है 250 kg तो आपका जेन्युइन वेस्ट है, और इसके ऊपर जो वेस्ट है वो आपका एबनॉर्मल है। ठीक है जी। तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए आप लिखेंगे यहां लिखें क्वांटिटी और यहां लिखें अमाउंट। परचेज किया है हमने 5000 MT और प्राइस है 1000 रुपीज से, तो ये 50 लाख हो गया। नॉर्मल लॉस 5% से है, यानी कि 250 MT तो नॉर्मली होता ही है। सो टेक्निकली आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट आएगी वो 50,4750 की आएगी। सो दैट इज नॉर्मल कॉस्ट कितनी हुई, 50 लाख डिवाइडेड बाई 4750 MT, 1052.6315 पर MT। ओके, अब इसमें से एक्चुअल इन्वेंट्री कितनी है, एक्चुअल इन्वेंट्री है 47 MT और एबनॉर्मल लॉस कितनी हुई है 50 MT की है। तो ये क्वांटिटी है और इसकी अमाउंट कितनी होगी 4700 इंटू 1052.6315 एंड 52 इंटू 1052.6315। ठीक है, तो ये आएगा 4947368 और इसमें आ जाएगा 52632। ये 50 लाख की वैल्यूएशन आ गई टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें। एज पर पैरा 13 एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल लेबर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड सच कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी ठीक है। आई होप क्लियर है पॉइंट। चलिए, थैंक यू। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। You are required to value of inventory per kg of the finished goods consisting of material, direct labor, direct variable overhead. Fixed production overheads are this. 4000 kg of goods are in stock at the year end. Okay. ठीक है, तो पहले तो आप पर केजी की कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स पर केजी, डायरेक्ट मटेरियल है 200 रुपये, कन्वर्जन कॉस्ट में
आएगा आपका डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये 40 रुपीज़, ये 20 रुपीज़, और ये 2 लाख रुपए हैं 20,000 के लिए, तो 10 रुपीज़। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आई। ओके, क्वांटिटी है आपकी 4000 kg। सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 4000 kg इंटू 270, हाउ मच? 10,80,000 रुपीज़। ये लिखा भी है कि पैरा आपका जो 8 और 9 है उसमें कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या इंक्लूड है। उसमें लिखा है सिस्टमेट एलोकेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन दी दिस। सो कॉस्ट पर केजी ये निकलेगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन तो आपको सारे ही समझ आ रहे होंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। पढ़िए। ऑन 31 मार्च 2013 a business firm find that the cost of partly finished goods on that date is 530. partly finished goods की कॉस्ट ही है। The unit can be finished in 2013-14 by additional expenditure of rupees 310. The finished goods can be sold for itna subject to payment of 4% brokerage. The firm seeks your advice regarding the amount of which the unfinished unit should be valued on 31 March 2013. आप जानते हैं हम पहले निकालेंगे NRV। ठीक है, ओके। सो सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है? ये 750 रुपीज़ है। ब्रोकरेज देनी है हमें एट द रेट ऑफ 4%, वो आएगी 30 रुपीज़। ये आई 720 नेट सेलिंग प्राइस। लेस करेंगे हम इसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, दिस इज 310। सो ये आई हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। ओके, कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स कितना है? 530। सो वैल्यूएशन ऑफ partly finished goods on 31st March 2013 at lower of cost or NRV, ठीक है, that is 410 rupees per kg। ठीक है, 410 रुपये आएगा। ये इसका आंसर है, देख लीजिए। जो मैंने आपको समझाया था वो यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए जरा क्या लिखा है। पढ़िए। कैपिटल केबल लिमिटेड हैज normal wastage of 4% in the production process. During the year 2013-14, the company used 12,000 MT of raw material costing rupees 150 per MT. At the year end, 630 MT of wastage was in stock. The accountant wants to know how this wastage is to be treated in the books. Explain the context in the context of AS2.
the treatment of normal loss and abnormal loss and also find the amount of abnormal loss if any. चलिए फ्रेंड्स, तो इसको करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो मटेरियल है यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट. यहाँ पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो 12,000 MT यूज हुआ है. 150 रुपये से 18 लाख रुपए का. जो नॉर्मल लॉस है वो 4% है, दैट इज 480 MT. इसका मतलब है 11,500 MT की कॉस्ट आपकी 18 लाख है. ठीक है. सो नॉर्मल कॉस्ट कितनी हुई? 18 लाख 156.25 पर MT. ओके. अब टोटल लॉस कितनी हुई है? टोटल लॉस है 6,830 MT, जिसमें से नॉर्मल कितनी थी? 480 MT. इसका मतलब है एबनॉर्मल लॉस कितनी हो गई? 150 MT at the rate of 156.25, that is 23,437.5 rupees. ठीक है. So this should be charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन में ये दिया था, ये इसका सॉल्यूशन है. चलिए अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए. पढ़िए क्या लिखा है. जेड लिमिटेड ऑर्डर 13,000 kg. ये आ चुका है क्वेश्चन, हम लोग पहले कर चुके हैं. चलिए दोबारा करते हैं इसको. जेड लिमिटेड ऑर्डर 13,000 kg ऑफ केमिकल एट ₹19 पर kg. परचेज प्राइस इंक्लूड्स एक्साइज ड्यूटी ऑफ ₹5 पर kg, in respect of which full sandwich credit is admissible. Further, state VAT is leviable at the rate of 2.5 per kg. Okay. Freight incurred है 30,000. Normal transit loss is 4%. The company actually received this consumed इतना. Company has received trade discount in the form of cash amounting to ₹1 per kg. The chemical were delivered in container. The container were not reusable, hence sold for ₹500. The administrative expenses incurred to bring the material chemical were ₹10,000. Compute the value of inventory and allocate the material cost. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें मटेरियल कॉस्ट को ही निकालना होगा. ठीक है. चलिए पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड एलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट. चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट. परचेज प्राइस कितनी है हमारी? 13,000. यहाँ पे रेट लिखेंगे 89 रुपीज़. 89 रुपीज़ क्यों? 90 रुपीज़ -1 रुपीज़ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट आपका कम हो जाएगा.
ठीक है जी। इसमें से सैनवेट आपको 5 रुपये से अलाउड है मिलना। सो 10,92,000 है यार। अब इसमें ऐड कर दीजिए फ्रेट इनवर्ड 30,000 का, और ऐड कर दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्चे हो रहे हैं इन्वेंट्री के लिए। ये हो गया 11,32,000 रुपीज़। ओके, 13,000 की मटेरियल। नॉर्मल लॉस कितना है? 4% से 520 का। इसका मतलब है 11,32,000 जो कॉस्ट आएगी वो 12,480 kg की आई है। सो नॉर्मल कॉस्ट पर केजी कितना आया? 11,32,000 अपॉन 12,480। ओके, ठीक है। मटेरियल एक्चुअली रिसीव्ड कितना हुआ है? 12,000 kg। इसका मतलब 80 kg आपका क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, अब हमें एलोकेशन करना है मटेरियल कॉस्ट का। तो यहाँ लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 10,000 kg, एबनॉर्मल लॉस हो गया है 80 kg, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 2,400 kg। ये क्वांटिटी और रेट अमाउंट। तो मल्टीप्लाई करें 907050 7258 217692 11,32,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी टोटल जो मटेरियल कॉस्ट थी उसके बेसिस पर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जितने भी तरीके के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा है। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2015। ओके, मतलब मार्च 15 में हमारी जो इन्वेंट्रीज हैं उनके बारे में दिया है। गुड, चलिए 600 ऑफ यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल है, परचेज है 120 पे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 90 रुपीज। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर टिल डेट 260। These units can be finished next year by incurring additional 860 rupees. 1500 units of finished goods, X total cost 320. Expected selling price of the product X is 300. Determine how each item of inventory will be valued as on 31st March 2015. Also calculate the inventory
एज ऑन 31 मार्च 2015। फ्रेंड्स, आप जानते हैं पैरा 24 में हमने बताया था कि अगर कोई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे उसे कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम एक एक आइटम्स को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ पे है कॉस्ट, यहाँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यूएशन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है जी। रॉ मटेरियल 600 यूनिट्स है, पार्टली फिनिश गुड्स ये आपकी है 500 यूनिट्स, और फिनिश गुड्स है 1200 यूनिट्स। इसकी कॉस्ट है 120, ये 260 और ये 320। नेट रियलाइजेबल वैल्यू 90 और 300, इसकी मुझे निकालनी पड़ेगी, तो ये वर्किंग नोट 1 बनेगा। चलिए, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है? 300 रुपये। कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी ही एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन दे रखी है 240। सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स 240 है। सो वैल्यूएशन कितने पे होगा? ठीक है, 1200 है, एक मिनट देख ले जरा, 1500 है, तो यहाँ गलत लिख दिया हमने। तो ये 4,50,000 है, तो टोटल 6,24,000 टोटल वैल्यू। ठीक है जी। सो ये इसका आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बच्चों का क्वेश्चन है, जो आ गया है तो कर लेते हैं। बेस्ट लिमिटेड डील्स इन 5 प्रोडक्ट्स PQRST विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल at the time of closing its account for the year ending 31st March. The historical cost and net realizable value of the items are as under. What will be the value of closing stock? बच्चों का क्वेश्चन है भाई। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें पर्टिकुलर cost NRV valuation at lower of cost or NRV PQRST
कॉस्ट कितनी है लिखो, कॉस्ट है 5,70,000, $9,80,000, 3,16,000, 4,25,000, 1,60,000. NRV 4,75,000, 10,32,000, 2,89,000, 4,25,000, 2,15,000. ठीक है, तो ये वैल्यूड होगी 4,75,000 पे, ये 980 पे, ये 289 पर, ये 425 पर, और ये 1,60,000 पे. टोटल वैल्यू करेंगे 23,29,000 आ जाएगी. ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लॉटरी में करना होता है. इसको देखिए, इसका आंसर ये आ गया. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं. अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है. ठीक है, चलिए करते हैं. HP is a leading distributor of petrol. A detailed inventory of petrol in hand is taken when the books are closed at the end of each month. Following information दे रखी है, देखिए. नंबर 1, सेल्स हमारी हुई है इतनी, जनरल ओवरहेड इतना है, इन्वेंट्री शुरू में हमारे पास 1 लाख थी, परचेजेज हमने इतना इतना किया है. कंप्यूट द फॉलोइंग बाय द फीफो एज पर ईएस. नंबर, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन 30th June, amount of cost of goods sold, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ जून. चलिए फ्रेंड्स, तो इसको करते हैं, फीफो मेथड के बेसिस पे करना है. ठीक है, शुरू करते हैं. देखिए, आपके पास इन्वेंट्री थी 1 लाख लीटर की. आपने परचेज कितना किया है? 2 लाख लीटर और 1 लाख लीटर. क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 1,30,000 लीटर की है. सो नंबर 1, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 30th June है 1,30,000 लीटर. यूजिंग FIFO, this consist the latest purchases, that is 1 लाख लीटर किस डेट की है? जो 30th June की है. एंड 30,000 लीटर्स फ्रॉम 1st June. ये ली थी हमने 15 रुपीज़ 15 पैसे से, और ये ली थी हमने 14 रुपीज़ 25 पैसे से. 15,15,000 और 4,27,500. तो ये आ गया 19,42,500. ये आ गई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री.
ऑन 30 जून 2015 है, जो भी है, चल लिखा नहीं है। दूसरा क्या पूछा इन्होंने, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग थी हमारे पास 1 लाख लीटर की एट द रेट ऑफ 15 लाख रुपए। परचेज हमने की है 2, एक तो 2 लाख लीटर ली हमने एट द रेट ऑफ 14.25 और एक 1 लाख लीटर ली है एट द रेट ऑफ 15.15। ये 15 लाख 15,000 है और ये हमारी 28 लाख 50,000 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 58,65,000। इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग ऑन 30 जून 19,42,500। तो ये आएगा 39,22,500। ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। नंबर तीसरा है प्रॉफिट। तो सेल हमारी है 47,25,000 की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 39,22,500। तो 8,02,500 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इन्होंने बताया था कि जनरल ओवरहेड्स हमारे 1,25,000 के। इसमें से जनरल ओवरहेड्स आप कम कर दीजिए, तो 6,77,500 ये आपके आ गया प्रॉफिट फॉर जून। ठीक है जी, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कभी कभी हम लोग सिंपल क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेट समझ के नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आई होप पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपको। ये इसका सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, सो आई होप पूरा क्वेश्चन सारी एएस क्लियर है। AS2 बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने किया, बहुत वेराइटीज़ के क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू वेरी मच।